तो आज के सेशंस में हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं और मस्कुलर टिश्यू हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे बच्चों को यहाँ पे ध्यान से देखना है, कुछ भी डाउट आएगा पूछ लेना है। सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा और समझाने का सिंपल वर्ड्स लेने का पर्पस ये है कि आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ जाए। जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आएगा, हिमेश इधर ध्यान होना चाहिए, मेरे को इधर उधर बच्चों की आंखें सिर्फ और सिर्फ यहाँ टिकी होनी चाहिए। मेरे को किसी बच्चे को देख लिया दाएं बाएं नीचे ऊपर देखते हुए तो डांट पड़ जाएगी, ठीक है। सो ये इंश्योर करना है कि पूरा का पूरा ध्यान यहाँ हो और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं और मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इट कंसिस्ट इलोंगेटेड सेल्स, इनका सेल कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, कॉल्ड मस्कुलर फाइबर, जिसको हम लोग मस्कुलर फाइबर कहते हैं। इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, हमारा जो मसल्स है एक प्रोटीन से बना हुआ है और उस प्रोटीन को क्या कह रहे हैं, कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट। ये क्या कर सकता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है और इस कारण से मसल्स क्या कर सकता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट लाएगा, ठीक है। तो कोई पूछे कि मसल्स किसका बना हुआ है, किस मटेरियल का बना है, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मसल्स हमारा बना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में क्या एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है एंड हेल्प इन मूवमेंट। द मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। जो मसल्स हमारे विल के अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, जैसे उठना चलना बैठना, ये सब हमारे क्या है, विल पे डिपेंड करता है। सो इस तरीके के मूवमेंट के लिए वॉलेंटरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट कुछ मसल्स क्या है, ऐसे भी हैं जिनको कहते हैं इनवॉलेंटरी, जो हमारे विल पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि पल्स का मूवमेंट हो गया, कार्डियक मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो मूवमेंट है, या आप कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन में मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट क्या है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अब क्या है, हमने मस्कुलर टिश्यू को 3 अलग अलग सेक्शंस में बांट रखा है, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर या कह सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला हमारा है सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल्स है। अब स्ट्राइटेड मसल्स जो है और वॉलेंटरी मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स कैसा मसल्स है, तो वॉलेंटरी मसल्स है हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइशंस। यहाँ पे क्या होता है, लाइट और डार्क आपको स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा ये जो मसल्स है, ये हमारा स्केलेटल मसल जिसको लिखा है, यही हमारा स्ट्राइटेड मसल्स है। इस स्ट्राइटेड मसल्स में आप स्ट्राइशंस देखेंगे, कैसे स्ट्राइशंस हैं, तो एक डार्क है और उसके बाद लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। तो इस तरीके का स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं और इसी स्ट्राइशंस के कारण इनको हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग, सेल्स कैसे है, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है या नहीं, देखो शेप को फिर से एक बार देखो, सिलिंड्रिकल शेप का है या नहीं, तो सिलिंड्रिकल शेप का है, लॉन्ग भी है लंबा भी है, सिलिंड्रिकल शेप का है, स्ट्राइशंस है, साथ में क्या कह रहा है, हाँ, एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एक से ज्यादा है, ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द सेल्स आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इनको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। उसका कारण है बिकॉज दे आर अटैच टू बोन, क्योंकि ये बोन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। दे हेल्प इन द वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि उठने बैठने इन सारी चीजों में क्या होता है, ये स्ट्राइटेड मसल्स का यूज किया जाता है। या स्ट्राइटेड मसल को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं, वॉलेंटरी मसल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब है अनस्ट्राइटेड मसल्स है, इनको हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। और इनवॉलेंटरी, ये कैसे मसल्स हैं, तो इनवॉलेंटरी मसल्स है। विल का मतलब समझ रहे, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से हम लोग उठना बैठना चलना, ये अपने विल पे डिपेंड करता है। या क्लैपिंग करना मैं अपने विल से कर रहा हूँ, बट कार्डियक मूवमेंट क्या हमारे विल पे डिपेंड कर रहा है, पल्स का मूवमेंट क्या हमारे विल पे डिपेंड कर रहा है, क्या हमारे इसोफेगस का फूड पाइप का मूवमेंट हमारे विल पे डिपेंडेंट है, नो, ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
सो इस तरीके का मूवमेंट किसी भी ऑर्गन में हो रहा है या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में हो रहा है तो उसके लिए कौन मसल्स रिस्पॉन्सिबल है? तो अनस्ट्राइटेड मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, या इनको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं, हैविंग नो स्ट्राइशंस। यहाँ पे स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो जो स्पिंडल शेप का है, यहाँ पे स्ट्राइशंस देखने को मिल रहा है इस तरीके का, क्या नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि द सेल्स आर लॉन्ग, लॉन्ग तो है, बट शेप कैसा है? स्पिंडल है। वहां पे पहले क्या क्या लिखा था? सिलिंड्रिकल लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिख दिया? स्पिंडल लिखा। स्पिंडल शेप एंड आर यूनिन्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस कितने होंगे? एक होंगे। देखो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड है या नहीं? है ना। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनल में अवेलेबल है, ब्लड वेसल्स में अवेलेबल है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में अवेलेबल है, आइरिस ऑफ आई में अवेलेबल है, ठीक है। और ये इन सारे पार्ट का जो मूवमेंट है ये अनस्ट्राइटेड मसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। दे हेल्प इन द इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अब जो थर्ड है ये हमारा कार्डियक मसल्स है। अब जो कार्डियक मसल्स है आर इनवॉलेंट्री, ये जो कार्डियक मसल्स होता है ये कैसा है? इनवॉलेंट्री है, ठीक है। हैविंग फेंट स्ट्राइशंस, इसमें स्ट्राइशंस कैसे होते हैं? तो फेंट होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इतने डार्क स्ट्राइशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे स्ट्राइशंस कैसे देखने को मिलेंगे? फेंटेड स्ट्राइशंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैविंग फेंट स्ट्राइशंस एंड द सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। सेल कैसे है? लॉन्ग भी है बिल्कुल, सिलिंड्रिकल भी है, ब्रांच्ड है, लेकिन देखो ब्रांच्ड है या नहीं? यहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है, तो ब्रांच्ड है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस, ठीक है। अब आगे पीछे चले आओ थोड़ा और, ठीक है। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होता है, एंड हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है, ये उसमें मदद करता है। अब आगे बढ़े तो इस तरीके से ये स्मूथ मसल्स हो गया, ये हमारा स्केलेटल मसल्स हो गया, और ये हमारा कार्डियक मसल्स है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट एंड जॉइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट को आपस में कनेक्ट और ज्वाइन करके रखना। हमारा बॉडी का हर एक पार्ट क्या है? एक दूसरे से ज्वाइन है, तभी तो हम द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड, इनके सेल कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, एंड स्पेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, आर फिल्ड विद द जेली लाइक मैट्रिक्स, और इसमें मैट्रिक्स, जेली लाइक मैट्रिक्स से भी क्या होगा? ये फिल होगा। लो काट दो, ठीक है, समझ में आई बात है। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज है, देखो, लो लो बात करो, दो उसको पढ़ो, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है का जो पहला टाइप है, या कह सकते हैं कि ब्लड जो है हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अगले संडे को आप लोगों का पीटीएम कंडक्ट करेंगे, इस संडे को 10th वालों का है, इसलिए आपका पीटीएम कॉल नहीं किया है। अगले संडे को आप लोगों का पीटीएम कॉल करेंगे, सारे पेरेंट्स को आना कंपलसरी है, पहले ही नहीं होगा, होने हो, शांत हो जाओ। अब देखो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला है ब्लड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दो। ब्लड कंटेन्स अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड का मैट्रिक्स कैसा है? तो फ्लूइड मैट्रिक्स है, कॉल्ड प्लाज्मा, विच कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब ये जो ब्लड है इसमें तीन तरीके के अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, एक हमारा आरबीसी है, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी है, और तीसरा प्लेटलेट है। और ये सारे के सारे सेल एक फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स जो है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ये किसी मटेरियल का बना होगा, और इसमें लिविंग ये सेल्स क्या है? सस्पेंडेड है, ठीक है। एंड प्लेटलेट, द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस,
ब्लड का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग ब्लड को अगर देखें तो ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गया, और इसी ब्लड वेसल्स में ये जो आप लाइट येलो कलर का देख रहे हैं ये आपका क्या है? प्लाज्मा है। ये रेड कलर का क्या है? आपका रेड ब्लड सेल्स है। यहाँ पे ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ये जो देख रहे हैं आप ये प्लेटलेट्स है। ठीक है, सबका अपना अपना फंक्शन है। हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कर देता है? जर्म को किल कर देता है। आरबीसी हमारा क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है। ठीक है, प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। और WBC हमारा क्या करता है? हाँ, वो जम्स वगैरह को किल करता है। और प्लाज्मा क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या है? प्लाज्मा का ही है। समझ में आ गया ब्लड के बारे में? तो ब्लड के बारे में कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, और ये कनेक्टिव टिश्यू में कितने कंपोनेंट्स हैं? तो 4 कंपोनेंट से बना है। एक है प्लाज्मा, उसका रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है। मेन इसका फंक्शन क्या है? तो बॉडी में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गई बातें सारे बच्चों को? अब हमारा अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। बोन इज द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। कैसा टिश्यू है? तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स कैसा था? तो फ्लूइड लाइक था। इसका मैट्रिक्स कैसा? हार्ड, कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड का बना हुआ है ये। बोन फॉर्म्स a framework of the body and supports the body and the main organ। ये बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है, और मेन ऑर्गन जो हमारे सस्पेंडेड है हमारी बॉडी कैविटी में उनको भी सपोर्ट देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब है जो थर्ड है लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, लिगामेंट्स क्या करता है? तो लिगामेंट्स आर फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये टिश्यू कैसा था? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये टिश्यू कैसा है? फ्लेक्सिबल। फिर ज्वाइंस द बोन टुगेदर। ये बोन्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है। दो बोन को ज्वाइन करने का काम किसका है? तो लिगामेंट्स का है। जैसे हमारे ये एक बोन है, यहाँ से यहाँ तक एक बोन हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक बोन है, बीच में क्या है? लिगामेंट्स है। क्योंकि हड्डी अगर दूसरी हड्डी में डायरेक्ट टच करेगा ना, और इस तरीके से जब हड्डियां मुड़ेगी तो एक हड्डी दूसरी हड्डी को क्या करेगी? घिस देगी। ठीक है ना? अब लिगामेंट बीच में होगा तो इसको घिसने नहीं देगा, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, और सॉफ्ट टिश्यू के कारण अच्छे तरीके से बोन क्या करता है? मूव कर पाता है। कानों में क्या होता है? लिगामेंट्स, कार्टिलेज होता है उसमें। हाँ, कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, सो लिगामेंट्स बेसिकली दो बोन के बीच में पाया जाएगा। जहां पर भी, जैसे उंगलियां हैं, उंगली कितनी बोन से बनी है? तो 1 2 3 यहाँ पे, तो इसके बीच में यहाँ तक पूरा एक बोन है, और यहाँ पे दूसरा बोन है, तो इसके बीच में क्या होगा? लिगामेंट्स होगा। यहाँ पे लिगामेंट्स होगा, यहाँ लिगामेंट्स होगा, यहाँ से हमारी हड्डियां मुड़ती है, तो जहां जहां पे हड्डियां मुड़ती है वहां पे क्या है? लिगामेंट्स है। तो लिगामेंट्स क्या करता है कि दो बोन को ज्वाइन करता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में आपका लिगामेंट्स दिखाया है। लिगामेंट्स आपका यहाँ पे देखो, ये सारा जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, ये लिगामेंट्स। यहाँ तक हड्डी, ये हड्डी, और यहाँ पे बीच में लिगामेंट्स। ठीक है, ये पूरा देख रहे हो लिगामेंट्स का जाल है यहाँ पे, यहाँ पर भी लिगामेंट्स है। ठीक है, तो ये बोन को क्या करते हैं? दो बोन को ज्वाइन करके रखती है लिगामेंट टिश्यू। सो लिगामेंट टिश्यू आर द फ्लेक्सिबल टिश्यू विच ज्वाइंस बोन्स टुगेदर एंड हेल्प इन द मूवमेंट। अब टेंडन्स क्या करता है? टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू विच ज्वाइन द मसल्स टू बोन। ठीक है, क्योंकि मसल्स बोन के साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है, पहले मसल्स, फिर टेंडन, फिर बोन। ठीक है, कैसे? तो जरा देखते हैं फिर से स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अगला नहीं, इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखो, यहां से यहां तक आपका मसल्स है, पूरा पूरा का पूरा। ठीक है, ये मसल्स हो गए यहां तक। अब ये मसल्स बोन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हो ये आपका टेंडन टिश्यू है। टेंडन टिश्यू क्या कर रहा है? तो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन कर रहा है। अब इसमें जब कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो ये बोन क्या होगा? यहाँ से मुड़ जाएगा। बोन मूव नहीं करता है, ये मसल्स मूव करता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण, और मसल्स के मूवमेंट के कारण बोन में मूवमेंट आता है। अब बोन कहां से मूव करेगा? जहां पे लिगामेंट्स है, यहां से करेगा या नहीं करेगा? समझ में आ रही है बात?
तो इस तरीके से हमारा मसल्स को बोन के साथ हमारा टेंडन टिश्यू क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। सो टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू विच ज्वाइंस मसल्स टू बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो लिगामेंट्स भी क्या कर रहा है, हेल्प इन मूवमेंट, ये भी क्या कर रहा है, हेल्प इन मूवमेंट। बट लिगामेंट्स कहाँ है, बिटवीन द टू बोन्स, और टेंडन कहाँ है, बिटवीन द बोन एंड मसल्स, ठीक है। लोकेशन में डिफरेंस है या नहीं। दो बोन के बीच में पूछे कि कौन सा टिश्यू है, तो आप कहेंगे लिगामेंट्स। बट मसल्स और बोन के बीच में कौन सा टिश्यू है, तो टेंडन टिश्यू है। फिर है एरोलर। एरोलर टिश्यू कहाँ है, तो एरोलर टिश्यू फिल्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स। अब स्किन है, ठीक है। अब स्किन के बाद एकदम से डायरेक्टली मसल्स नहीं है, तो स्किन के बाद हमारा एरोलर टिश्यू आ जाएगा, और एरोलर टिश्यू के बाद हमारा क्या है, मसल्स है। इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के भी इनसाइड में, फिल द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, इनसाइड द ऑर्गन, अराउंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इन सारी जगहों पे जहां पर भी स्पेस है वहां पे एरोलर टिश्यू क्या कर रहा है, उसको फिल कर रहा है, ठीक है। इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू, ये और टिश्यू को क्या करता है, ये रिपेयर करने का काम करता है। फिर लास्ट में कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। यहाँ पे क्या है, बिलो द स्किन एंड मसल्स, यहाँ है बिलो द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। समझ में आया, इंटरनल ऑर्गन, और मान लो कि इंटरनल ऑर्गन यहाँ है और यहाँ स्किन है, तो स्किन खत्म हुआ और इंटरनल ऑर्गन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसके बीच में हमारा क्या होगा, एडिपोज टिश्यू होगा। सो एडिपोज टिश्यू फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, इट कंटेन्स द फैट एंड बिलो हेल्प्स टू स्टोर फैट। ये फैट को कंटेन करता है और उसको स्टोर करता है। समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरीके से ये 1 से लेके 6 तक हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये दोनों कंफ्यूजिंग रहता है, तो एक दो बार पढ़ के इसको याद कर लेना है कि एरोलर टिश्यू किधर है, तो बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, और ये है बिटवीन द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस थोड़ा सा याद रखने का ठीक है। अब लास्ट में हमारा एक लास्ट टिश्यू है, इट इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब ये नर्वस टिश्यू ही सारे बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर नर्वस टिश्यू आपका काम नहीं करे तो आपका सब कुछ अगर प्रॉपर भी है, आपका टेंडन भी प्रॉपर है, आपका लिगामेंट्स भी प्रॉपर है, आपका बोन भी है, बट आप बोन भी नहीं हिला पाएंगे, लिगामेंट्स, यानी कि कोई भी ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करवाने का काम क्या है, नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और इंफॉर्मेशन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसमिट करता है। पूरा ध्यान चाहिए मेरे को, यहाँ पे बात करेगा डांट पड़ जाएगी। शांति से सुनना है और सुन के याद करने का ट्राई करना है। ध्यान से सुनोगे याद हो जाएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ नहीं याद होगा, ठीक है। अपने मजे में रहोगे। देख रहे हो वो नाखून कोई देखने में लगा हुआ है, इधर देखना, दिमाग ही नहीं है। हाँ, पूरा ध्यान यहाँ लगाओ, ठीक है, फोकस यहाँ होना चाहिए। तो नर्वस टिश्यू हेल्प्स टू कैरी द मैसेज फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या है, तो इन्वायरमेंट का वो सारा चेंज जिसके अगेंस्ट में हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं उनको क्या करते हैं, स्टिमुली कहते हैं, और वो हमें क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और उसी स्टिमुलेशंस के अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन द ब्रेन, कहाँ कहाँ पे है, ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्व्स, जितने भी नर्व्स पूरा जाल बिछा हुआ, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है यहाँ पे नर्व टिश्यू नहीं है, ठीक है। पूरे पार्ट में हमारा क्या है, नर्व टिश्यू है। इसीलिए तो कुछ भी सेंसेशन होता है तो उसको हम लोग रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे एक चींटी काटा गया तो यहाँ पे जो अवेलेबल हमारा नर्व टिश्यू है वो इंफॉर्मेशन को गैदर किया और बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन क्या हुआ, ब्रेन तक गया, और इस कारण से ही तुमको इस पेन का क्या हुआ, एहसास हुआ। अगर इसको मैं बीच में इंटरप्ट कर दूं, ठीक है, कुछ ऐसा मेडिसिन दे दूं कि नर्वस टिश्यू तुम्हारा काम करना बंद कर दे, स्पाइन में दे देते हैं ना, जब बहुत सर्जरी होता है तो आपके नर्वस टिश्यू को क्या किया जाता है, रोका जाता है इंफॉर्मेशन को भेजने से। तो आपका मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कहते हैं कि सुन कर दिया है, सुन करने का मतलब क्या, नर्वस टिश्यू आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको पेन का फीलिंग आता है क्या, यहाँ इधर काट रहा है आपका पाँव, पाँव काट के ऑपरेट कर रहा है, हड्डियाँ को ठीक कर रहा है, लाइन कर रहा है, और आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नर्वस टिश्यू क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे, जैसे अभी आप पे बैठे हो, सज्जन से बैठे हुए, सज्जनता से बैठे हुए हो,
टीचर की बात को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इन सब में क्या है, नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व है। आपकी आंखें क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशंस को क्या कर रही है, गैदर कर रही है। और ये सेंस ऑर्गन भी किससे बने हुए हैं, इसमें भी रिसेप्टर्स है, और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, नर्व टिश्यू के ही स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। हमारा टंग एक रिसेप्टर्स है, हमारा नोज एक रिसेप्टर है, हमारा ईयर एक रिसेप्टर है, ठीक है, हमारा आई रिसेप्टर है, हमारा स्किन भी क्या है, रिसेप्टर्स है। बेसिकली ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब रिसीव्ड इंफॉर्मेशन आपके कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये समझ लो हमारा जो ब्रेन है ये हमारा सीपीयू है जो डिसीजन लेता है। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को गैदर किया, अब ये गैदर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करता हुआ कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। तो एक नर्व्स होता है जिसको कहते हैं सेंसरी नर्व्स कहते हैं, जो जाने वाले इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, डेंजर तुमको लगता है, आग लग जाती है, आप बैठे रहोगे क्या, आप भाग खड़े होते हो, ये डिसीजन कौन लेता है, तो आपका ब्रेन लेता है कि हाँ अब भागना है। एक ही सिचुएशन में एक इंसान भागता है, दूसरा इंसान नहीं भागेगा, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो समझदार नहीं है, ठीक है, उस तरीके से वो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस। कोई इंसान थोड़ा सा कुछ भी मूवमेंट हो वो सतर्क हो जाता है, क्यों, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे एक बच्चा है, आग को देखेगा, हो सकता है कि वो उसी की तरफ चले जाए, क्योंकि उसके पास पास्ट मेमोरी नहीं है कि अगर ये ऐसा सिचुएशन था तो किस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो जल जाएगा। बट आप रहोगे, आप भागोगे, क्योंकि आपको आग ने पहले भी जलाया है। तो ये सारा जो आप रिस्पॉन्ड जनरेट कर पा रहे हो, ये सारी चीजों को जो समझ पा रहे हो, इन सब में क्या है, हमारा नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व, ठीक है, समझ में आई बात। अब नर्वस टिश्यू किससे मिलके बने हुए हैं, तो नर्व सेल से मिलके बने हुए हैं, जिनको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अब जो हमारा नर्व सेल्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं डेंड्राइट, और इसी डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिसीव होता है। अब जब भी इंफॉर्मेशन रिसीव होता है तो ये केमिकल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है, केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में होता है। और ये जब यहाँ से आगे तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे जब भी इंफॉर्मेशन रिसीव होगा तो केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में, बट इंफॉर्मेशन ट्रेवल कैसे होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तेजी से मूव कर सकता है और केमिकल इंफॉर्मेशन या केमिकल इम्पल्स धीरे धीरे मूव करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से तेजी से मूव करता है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में, या केमिकल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, एंड दैट chemical impulse converted into the electrical impulse and starts moving from the cell body to axon to nerve ending। अब इस तरीके से क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। देखो यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ इस डेंड्राइट पे, और यहाँ से ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुंच गया, तो इस वाले जंक्शन में पहुंचा। बेसिकली साइनेप एक जंक्शन होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे दूसरे न्यूरॉन के साथ इंट्रैक्शंस करते हैं। तो एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग होगा और दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा, डेंड्राइट होगा। तो फिर से जो इसके नर्व एंडिंग से इसके डेंड्राइट पे जो इंफॉर्मेशन रिसीव होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो केमिकल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होगा। और यही केमिकल इंफॉर्मेशन फिर यहीं पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में फिर ट्रेवल करेगा। तो जब भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन में रिसीव होगा तो वो केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में होगा, और जब भी ये ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, ठीक है। कन्वर्ट यही पे हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। हाँ, इसकी एबिलिटी होती है, ठीक है, डेंड्राइट में ये एबिलिटी होती है कि ये जो भी केमिकल इंफॉर्मेशन गैदर हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये चेंज कर सकता है, ठीक है। सो neuron has the cell body contain a nucleus and cytoplasm. It has hair-like a structure called dendrites and long part called axon having the nerve ending। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूरॉन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको डेंड्राइट कहते हैं, इसके बाद सेल बॉडी होता है, फिर एक लॉन्ग फाइबर होता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। द एक्सॉन हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन सेट। ये आपके न्यूरॉन के ये एक्सॉन के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको माइलिन सेट कहा जाता है। द न्यूरॉन आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द नर्व फाइबर एंड जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है, समझ में आया।
तो इस तरीके से आपका नर्व टिश्यू भी एंड हो चुका है। तो हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल डिस्कशंस किया। मैंने ट्राई किया कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को समझ में आ भी गई होगी, कुछ बच्चों को हो सकता है कि कुछ नहीं समझ में आया हो। तो एक बार एनसीईआरटी बुक के गो थ्रू जाइए, एक बार नोट्स के गो थ्रू जाइए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अपने डाउट्स पूछिए। तो अभी जो सेशंस में रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में आप लोग क्या करो कि इस पूरे प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने का ट्राई करो, और फिर अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर को लेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू से आप लोग लिखना स्टार्ट करें।